नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज पुनः उपस्थित हूँ। आज हम राष्ट्रपति जी की कुछ जो शेष शक्तियाँ रह गई थीं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, जो तीसरी शक्ति हमारी होगी, कल हमने आपको कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ा दी थी। कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत कौन सी शक्ति आती हैं जो हमारे केवल और केवल महामहिम राष्ट्रपति जी को यह विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। भारत के राष्ट्रपति जी को यह विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा किसी पदाधिकारी को यह शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। दोस्तों, तो कल हमने आपको कार्यकारी शक्तियाँ बताई हैं और विधायी शक्तियाँ। आज हम वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और न्यायिक शक्तियाँ पढ़ेंगे और दोस्तों कूटनैतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ व आपातकालीन शक्तियाँ, तो इनके बारे में आज चर्चाएं करेंगे। जो हम शुरुआत करेंगे दोस्तों आज वित्तीय शक्तियाँ, जो दो हम कल कर चुके हैं, तीसरी आज होगी हमारी वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में से उनको कौन सी शक्ति प्राप्त होती है राष्ट्रपति महोदय को। भारत के राष्ट्रपति जो हमारे महोदय होते हैं उनको कौन सी शक्ति प्राप्त होती है, तो उनको पहली जो शक्ति प्राप्त होती है दोस्तों वह यह होती है कि कोई भी धन विधेयक होता है यदि, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में समक्ष रखा जाता है। बिना अनुमति के उनके नहीं पेश किया जा सकता दोस्तों। और यदि दूसरा होता है कि वह वार्षिक जो बजट का विवरण होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि जो केंद्रीय बजट मिलता है उसका वार्षिकी वित्तीय विवरण होता है, जो वह भी संसद के समक्ष में प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और जो अनुदान की मांग होती है, यानी कि कहीं से भी आर्थिक सहायता की मांग की जाती है, तो वो भी राष्ट्रपति जी के सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। और वह चौथा जो पॉइंट होगा दोस्तों कि वह भारत की आकस्मिक निधि से, भारत की जो आकस्मिक निधि होती है वह हमने आपको संचित निधि भी कल बताई थी, जो वो होती है उसके किसी भी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जी, उनको यह शक्ति प्राप्त है। और वह राज्य व केंद्र के मध्य में राजस्व का बंटवारा भी करते हैं और उसके लिए बंटवारे के हेतु क्या करते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो दोस्तों जो पहली शक्ति हो जाएगी हमारी वित्तीय शक्तियों की, क्या हो जाएगी कि वह धन विधेयक, किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक, यदि दोस्तों कोई धन विधेयक है, धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जा सकता है, किया जाता है। और दोस्तों जो दूसरा पॉइंट होगा इसी का वह यह हो जाएगा कि कोई भी वार्षिक वित्त का विवरण होता है, वह वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्रीय बजट का जो होता है, बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरी जो हमारी शक्ति हो जाएगी वह कुछ इस प्रकार से हो जाएगी दोस्तों तीसरा जो पॉइंट बनेगा वह यह होता है कि कोई भी अनुदान, यानी कि आर्थिक सहायता की जो मांग की जाती है उसको राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। तो क्या होता है, अनुदान की मांग जो होती है, अनुदान की मांग, अनुदान से तात्पर्य दोस्तों आर्थिक सहायता कहलाती है दोस्तों अनुदान। आर्थिक सहायता की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। यह भी राष्ट्रपति जी को शक्ति होती है, बिना नहीं की जा सकती है। यह भी राष्ट्रपति महोदय को
शक्ति होती है दोस्तों। और चौथी जो शक्ति हो जाएगी वह यह होती है कि वह भारत की, जो भी भारत की आकस्मिक निधि होती है या संचित निधि होती है, उसको किसी भी अदृश्य व्यय के हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति द्वारा आकस्मिक निधि या संचित निधि का अग्रिम भुगतान किसी अदृश्य व्यय हेतु, निधि का अदृश्य व्यय, जो कोई व्यय का पता नहीं है, अदृश्य व्यय के हेतु क्या किया जा सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा आकस्मिक निधि या संचित निधि का अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। अग्रिम भुगतान पहले से भुगतान किया जा सकता है, अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। और दोस्तों जो लास्ट पॉइंट होता है वह यह होता है कि वह राज्य व केंद्र के मध्य में राजस्व बंटवारे हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। तो 5वां पॉइंट भी आपको यहीं पर लिख दे रहे हैं दोस्तों। राज्य व केंद्र क्या हो जाएगा? राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व बंटवारे हेतु प्रत्येक 5 साल बाद, यानी कि जो 5 साल का योजना वो होती है दोस्तों, चुनाव होता है हर 5 साल के बाद, प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या होता है? एक वित्त आयोग का, 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन होता है। यह दोस्तों हो गए हमारे वित्तीय विधेयक के क्या हो गए हैं दोस्तों? पॉइंट हो गए हैं कि धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। यह वह वार्षिक वित्तीय विवरण जो केंद्रीय बजट के द्वारा आवक जावक होती है दोस्तों प्रत्येक वर्ष में, तो वह संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और अनुदान यानी कि आर्थिक सहायता की अगर मांग की जाती है तो वह के बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। कहीं से भी राष्ट्रपति जी के बिना सिफारिश के आर्थिक सहायता की मांग नहीं की जा सकती है। और राष्ट्रपति के द्वारा आकस्मिक निधि या संचित निधि का अदृश्य व्यय अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। किसी भी अदृश्य व्यय के लिए पता नहीं कि कहाँ पर वह खर्चा होना है, तो उसका अग्रिम भुगतान राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जा सकता है। राज्य व केंद्र के मध्य में राजस्व का बंटवारा हेतु प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह दोस्तों वित्तीय शक्तियाँ हो गई। अब हम आपको बताएंगे दोस्तों न्यायिक शक्तियाँ क्या होती हैं राष्ट्रपति के पास में। जो चौथी शक्ति होगी न्यायिक शक्तियाँ क्या होती हैं? तो न्यायिक शक्तियों में दोस्तों जैसे कि हमारे राष्ट्रपति जी को शक्ति होती है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं वरिष्ठतम, उनकी नियुक्तियां करने की शक्ति होती है दोस्तों। तो ऐसी कुछ शक्तियां होती हैं जो हमारी न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं देखते हैं दोस्तों। चौथी शक्ति के बारे में न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं? न्यायिक शक्तियां जो होती हैं दोस्तों वह कुछ इस प्रकार से हो सकती हैं कि जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आपका क्या बनता है? सुप्रीम कोर्ट, सीधी बात बोलें सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय भी समझ सकते हैं आप। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि दोस्तों चीफ जस्टिस की बात चल रही है। मुख्य न्यायाधीश अभी जो है दोस्तों प्रेजेंट में बोबड़े जी, उनकी भी नियुक्ति इन्हीं ने की थी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उच्चतम न्यायालय
या व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं दोस्तों, न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। यह इनके पास में यह एक शक्ति होती है दोस्तों, किसके पास? राष्ट्रपति जी के पास में, कि वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब दूसरी जो शक्ति होती है वह यह होती है, वह उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि या तथ्य के ऊपर हमारे उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, और लेकिन जो वह सलाह देगा उच्चतम न्यायालय, उसके लिए वह बाध्यकारी नहीं होते कि हम आपकी सलाह मानेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या किसी तथ्य पर सलाह तो ले सकते हैं, लेकिन यह कंफर्म नहीं है, वह बाध्य नहीं है कि तुम्हें यह बंदे से तुम्हें यह माननी ही पड़ेगी हमारी सलाह। तो क्या है कि वह किसी भी उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या किसी तथ्य यानी किसी बात पर, किसी भी लॉ पर, विधि से तात्पर्य दोस्तों लॉ है, किसी विधि या किसी तथ्य पर, किसी विधि या किसी तथ्य पर राष्ट्रपति द्वारा सलाह ली जा सकती है, लेकिन वह, यानी कि वह से तात्पर्य राष्ट्रपति, वह न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वह उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्य नहीं है। वह उच्चतम न्यायालय के लिए यह बात आपको बता चुके हैं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उच्चतम न्यायालय के व उच्च न्यायालय के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। और वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि, सॉरी दोस्तों यहाँ पर उल्टा हो गया है, यह जो है विधि, किसी विधि या किसी, यानी विधि से तात्पर्य दोस्तों लॉ, किसी भी लॉ या नियम से तात्पर्य है, किसी तथ्य पर राष्ट्रपति द्वारा सलाह ली जा सकती है, लेकिन वह उच्चतम न्यायालय की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। कोई भी बंदिश नहीं है कि आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी, हमारी सलाह माननी ही पड़ेगी। तीसरा जो पॉइंट बनेगा दोस्तों कि वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश से निलंबित कर सकता है। किसी जो अपराध के लिए दोष सिद्ध है, किसी व्यक्ति को दंडादेश से निलंबित कर सकता है, या माफ़ कर सकते हैं, या उसकी सज़ा परिवर्तित कर दी जा सकती है, या फिर दंड में क्षमादान भी किया जा सकता है, या प्राणदंड स्थगित या राहत मिल सकती है, और या फिर उसको माफ़ी प्रदान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, और यह कब होता है? जब उन सभी मामलों में, जब ये सभी मामले हैं जिसमें सज़ा सैन्य न्यायालय में दी गई हो, या फिर उन सभी मामलों में कि जिनमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सज़ा दी गई हो, या फिर उन सभी मामलों में जिनमें दंड का स्वरूप प्राणदंड हो। तो दोस्तों क्या होता है कि वह किसी भी अपराध के लिए, जो अपराध जो करता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, और या उसकी दोष सिद्धि हो जाती है, तो दंडादेश के लिए वह क्या हो सकता है? निलंबित। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, इसका बताते हैं इसके आगे, क्योंकि इसमें 3 फैक्ट ज्वाइंट करते हैं एक फैक्ट से। और दोस्तों एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट जो बनेगा, हमने बताया आपको कि वह किसी भी अपराध के लिए
किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश निलंबित कर सकते हैं। वह से तात्पर्य दोस्तों राष्ट्रपति जी किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि किसी व्यक्ति का दंडादेश क्या कर सकते हैं दोस्तों, व्यक्ति के लिए दंडादेश क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। व्यक्ति का दंडादेश, जो दंड का आदेश मिला है, दंडादेश निलंबित कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं निलंबित कर सकते हैं या फिर उसको माफ़ कर सकते हैं या सज़ा उसकी परिवर्तित कर सकते हैं। निलंबित कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, दंड परिवर्तित या फिर सज़ा उसकी क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। सज़ा परिवर्तित कर सकते हैं। और यदि उसको प्राणदंड मिला है तो दंड में उसको क्षमादान भी मिल सकती है। इसमें यह परिवर्तित के साथ में दोस्तों क्षमादान भी दे सकते हैं, वह यदि प्राणदंड स्थगित या उससे राहत या स्थगित कर सकते हैं या राहत दे सकते हैं या फिर सज़ा का परिवर्तन कर सकते हैं या फिर प्राणदान क्या कर सकते हैं दोस्तों, माफ़ी प्रदान कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। प्राणदंड स्थगित या राहत या क्षमादान कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके दोस्तों 3 फैक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर उन सभी मामलों में कि उसको सज़ा कहाँ से, सैन्य न्यायालय में मिली हो। पहली बात तो पॉइंट हो जाएगा, यदि उसको सज़ा कहाँ से मिली हो, सैन्य न्यायालय में। इन सभी मामलों में जो मामले हमने आपको बताए हैं किसी भी अपराध में, इन सभी मामलों में उसको सज़ा सैन्य न्यायालय में दी गई हो, सैन्य न्यायालय में दी गई हो, यह एक पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो आपका बनेगा दोस्तों, यह यदि उसको कि उन सभी जो भी हमने मामले बताए हैं उसको केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सज़ा दी गई हो। इन सभी मामलों में उसको केंद्रीय विधियों के विरुद्ध उसको से तात्पर्य दोस्तों जो अपराधी है, अपराधी को केंद्रीय विधियों के विरुद्ध सज़ा मिली हो, केंद्रीय विधियों के विरुद्ध उसको सज़ा दी गई हो या मिली हो, और उन सभी मामलों में जिसमें दंड का स्वरूप प्राणदंड हो। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, उन सभी मामलों में दंड का स्वरूप प्राणदंड हो। ठीक है दोस्तों, तो यह आपकी न्यायिक शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति जी की। अब हम चलेंगे आपकी कूटनीतिक शक्तियाँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर चलते हैं कूटनीतिक शक्तियों के बारे में दोस्तों। कूटनीतिक शक्तियाँ बताएंगे, फिर आपको सैन्य शक्तियाँ, और अंतिम जो शक्ति होती है दोस्तों वह होती है आपातकालीन शक्तियाँ। उनके पास में, राष्ट्रपति जी के पास में आपातकाल की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, 352, 356, 365 व 360 जो आपातकालीन शक्तियाँ हो जाती हैं इन अनुच्छेदों के तहत आती हैं।
चलिए तो दोस्तों कूटनीतिक शक्तियाँ क्या होती हैं, तीसरा जो होगा हमारा कूटनीतिक या कूटनीतिक होती हैं। जो कूटनीतिक शक्तियाँ जो होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो कूटनीतिक शक्तियों के संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, संधियाँ होती हैं, वह राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती हैं। भले ही कोई करे लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाएंगी, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे भारत देश के राजा होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं और यही सब माने जाते हैं हमारे भारत देश के। और हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। इनके जो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं और इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है, वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों जैसे कि राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजता है एवं उनका स्वागत भी करते हैं कौन, राष्ट्रपति जी। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते जो होते हैं इसके अंतर्गत आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ या समझौते। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ या समझौते जो भी होते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती हैं। राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती हैं। लेकिन हालांकि संसद की अनुमति अनिवार्य है। हालांकि इसके लिए संसद की अनुमति क्या है, अनिवार्य है। हालांकि संसद की अनुमति अनिवार्य है, अनुमति अनिवार्य होती है, इसमें अनिवार्य है। और दोस्तों यह जो संधियाँ जो हो रही हैं तो इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। और जैसे कि कूटनीतिक जो आपके राजदूत हो गए और उच्चायुक्तों को भी भेजता है एवं उनका स्वागत करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों के मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी राष्ट्रपति द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति का, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्या होता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। मामलों व मंचों में जो होता भी है, मामले होते हैं या मंच होते हैं, उनमें कौन पड़ता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। और दोस्तों जो आपको पॉइंट बनेगा, जैसे कि आपके उच्चायुक्त होते हैं उनका भी स्वागत, राजदूतों को भेजना एवं स्वागत करना। जैसे राजदूतों व उच्चायुक्तों, एम्बेसडर वगैरह को भेजता है, भेजना व अन्य उनका स्वागत करना, यह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। जो भेजते हैं इन लोगों को अपने देश के, और कुछ अन्य देशों से जो लोग आते हैं उनका स्वागत राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर सैन्य शक्तियों के बारे में बताते हैं दोस्तों। सैन्य शक्तियाँ क्या होती हैं राष्ट्रपति की, सैन्य शक्तियाँ जो होती हैं वह बताते हैं आपको। चूँकि राष्ट्रपति सेना प्रमुख भी माने जाते हैं, तो दोस्तों देखते हैं सैन्य शक्तियाँ क्या होती हैं हमारी। जो हमारी छठवीं शक्ति हो जाएगी सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ क्या होती हैं,
सैन्य शक्तियाँ जो होती हैं, राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च हमने आपको बताया है सेनापति होता है। और इस क्षमता में वह थल सेना, जल सेना व वायु सेना के प्रमुख की नियुक्ति करता है और वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है। दोस्तों इसको आप लिख लें, क्या होता है, राष्ट्रपति सभी सेनाओं या फिर राष्ट्रपति सभी सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख माना जाता है, प्रमुख होता है सेनाओं का प्रमुख माना जाता है। और यदि वह दोस्तों चाहे वह जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना, इन सभी के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है, एक पॉइंट यही हो गई। और यदि दोस्तों थल सेना, जल व वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों। और तीसरी जो हो जाएगी आपकी कि वह कोई भी युद्ध होता है, यदि जो युद्ध हुआ इसकी समाप्ति की घोषणा भी कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा युद्ध की घोषणा व समाप्ति की जाती है। इसमें कुछ और भी पॉइंट होते हैं, किंतु वह क्या होता है दोस्तों कि उसने बताया राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा व समाप्ति की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो युद्ध हो भी सकता है और समाप्त भी हो सकता है दोस्तों। अब इसके आगे जो होगा, लेकिन किंतु वह संसद की अनुमति के अनुसार ही होता है। वह जब तक संसद की अनुमति नहीं होगी तब अकेले वह नहीं कर सकता है। इसीलिए दोस्तों किंतु वह संसद की अनुमति से ही किया जाता है। संसद की अनुमति से ही किया जाता है। यह हमारी सैन्य शक्ति हो गई। अब आपको आपातकालीन शक्तियां बताएंगे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सैन्य शक्तियां हो गई हैं, राष्ट्रपति सभी सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख में होता है। थल सेना, जल सेना व वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर भी राष्ट्रपति द्वारा है यह। और राष्ट्रपति द्वारा युद्ध की घोषणा व समाप्ति भी की जाती है, किंतु वह संसद की अनुमति से ही किया जाता है। अब आपको दोस्तों आपातकालीन शक्तियाँ बताते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होता है। आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति शासन जो होता है आपका वह हो जाता है, वित्त आपातकालीन में आ जाता है, और दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल में इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो कौन सा होता है दोस्तों, क्या है, सातवां आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपातकालीन शक्तियों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। आपातकालीन शक्तियाँ जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं, तो जो संविधान ने राष्ट्रपति को निम्नलिखित से कौन सी परिस्थिति में आपातकालीन शक्तियाँ दी हैं, या तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, या फिर राष्ट्रपति शासन लगे, या वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, आपातकाल की शक्तियाँ संविधान में आपातकाल की शक्तियाँ दी गई हैं। किस प्रकार कौन कौन सी दी गई हैं दोस्तों, 3 परिस्थितियों में बांटी गई हैं। संविधान में आपातकाल की शक्तियाँ 3 प्रकार की राष्ट्रपति को
दी गई हैं। कौन कौन सी दी गई हैं दोस्तों? जैसे कि पहली है हमारी राष्ट्रीय आपातकाल, और दूसरी हो जाएगी राष्ट्रपति शासन। जो राष्ट्रपति शासन लगता है जब सरकार अपनी कार्य व्यवस्था करने में कार्य अपने ढंग से नहीं कर पाती है, उनकी विधानसभा भंग वगैरह हो जाती है, तो राष्ट्रपति शासन वगैरह लग जाता है दोस्तों। और तीसरा हो जाएगा वित्त आपातकाल, जो अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है, वित्त आपातकालीन। यह शक्तियां होती हैं दोस्तों। जो आपकी राष्ट्रीय आपातकाल होती है वह 352 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आती है राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रपति शासन जो होता है वह है अनुच्छेद 356 व 365, दो प्रकार के अनुच्छेद के तहत आती है। वित्त आपातकाल जो होता है वह है अनुच्छेद 360। यह आपकी जो वित्तीय आपातकाल हो गई। वित्तीय आपातकाल भारत में कभी नहीं लगा है, भारत में यह कभी नहीं लगा। यह आपका वित्त आपातकाल का नोट है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से समझ लें। और दोस्तों यह जो हमने आपको राष्ट्रपति बताया है, यह आपका हम जो पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था या राजनीति विज्ञान भी इसको बोल सकते हैं दोस्तों, पॉलिटी साइंस। तो यह BA MA वगैरह में भी दोस्तों दिया गया है सब्जेक्ट, और यह टॉपिक भी है उसमें राष्ट्रपति। और जो गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए तो मैंने पढ़ाया ही है, और जो BA MA वाले भी हैं उनके लिए भी है, मोस्ट है। तो दोस्तों पढ़ें, नोट्स बनाएं और समझें। जहाँ भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करें दोस्तों। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे दोस्तों। कल जो हम आपको लेके आएंगे दोस्तों, राष्ट्रपति की वीटो पावर लेके आएंगे। और दोस्तों जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, चलते हैं, नमस्ते।